नर हो या नारी, आज है एमसीक्यूज की बारी। हम लोग ठिकाने लगा देंगे जनवरी 25 के अंदर जो एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का आज ये लेक्चर होने वाला है। हम लोग जो जनवरी 25 एडवांस अकाउंट्स के अंदर मुख्य तौर पर एमसीक्यूज देखे जाएंगे, उनको ही आज क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको क्लास के अंदर। अंत तक जुड़े रहिएगा, पसंद आए जरूर अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में। ये वीडियो बहुत ज्यादा उन्हें मददगार साबित हो सकती है प्यारे बच्चों। अगली बात, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते नहीं है, एमसीक्यू कहां से समझ में आएंगे, तो ऊपर आई बटन में चले जाओ। पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 घंटे में हमने रिवाइज कराए हुए हैं, फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया। कभी नहीं कराया किसी ने 1 घंटे में पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो। और हमारा अगर इस पीडीएफ से रिलेटेड कोई डाउट है आपको, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डाउट हम वहां लेकर के चलेंगे। और आखिरी चीज, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। अब हम शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। संदीप शर्मा पाठशाला बहुत बहुत स्वागत करती है आपका इस लेक्चर के अंदर। एडवांस अकाउंट्स टॉप 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जनवरी 25। छोड़ के जाना है, अभी चले जाओ। वीडियो से फायदा लेना है, जेन्युइनली अपने एमसीक्यूज की समस्या को दूर करना है, अंत तक देखना, पूरा देखना प्यारे बच्चों, अदरवाइज फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 1, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं करवा रहा हूं, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। कैश फ्लो से भी ले लिया, प्रैक्टिकल चैप्टर से, बायबैक से भी ले लिया, चिंता मत करो, बिल्कुल भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ये कर लिया तो सब कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ लिमिटेड ऑर्डर्ड 8000 kg at 160 per unit इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 10 रुपए, फुल आईटीसी क्रेडिट इज अवेलेबल, फ्रेट इनकर्ड 1 लाख, नॉर्मल लॉस 2%, एक्चुअल गुड्स रिसीव्ड इन गोडाउन 7500 kg, कंज्यूम्ड 7200 kg, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS2 बताइए कितनी होगी, इफेक्टिव कॉस्ट बताइए, एबनॉर्मल लॉस यूनिट बताइए, और एबनॉर्मल लॉस P&L में कितना डेबिट होगा ये बताइए। सॉल्यूशन भी इसी पीडीएफ में साथ के साथ नीचे मिलेंगे आपको, हर एमसीक्यू के नीचे। और बताइए क्या चाहिए बच्चों, बहुत दिन लगे हमें इसे बनाने में, एक सब्सक्राइब तो बनता है। उधर जो बटन है उसे प्लीज दबा दीजिए, वही हमारी मोटिवेशन है, उसी से हम काम करते हैं, वही हमारी परचेज कंसिडरेशन है अमेलगमेशन के अंदर। तो अमेलगमेशन के नाम पे वो सब्सक्राइब बटन को एक थम्स अप तो दो प्यारे बच्चों प्लीज। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8000 kg माल आपने खरीदा 160 के रेट पर 1280, जीएसटी वाला पार्ट माइनस कर दो क्योंकि लिखा हुआ था वो रिफंड हो जाएगा, 8000 इंटू 10 80,000, तो आपकी नेट कॉस्ट प्राइस होगी 12 लाख। फ्रेट पे कर दिया 1 लाख, तो 13 लाख में माल आपको पड़ा, आपको टोटल कॉस्ट पड़ी 13 लाख, और डिवाइड करेंगे 7840 से, तब निकल के आएगी आपकी इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। टोटल खर्चा 13 लाख डिवाइडेड बाय आपको जो यूनिट थी उसमें से आपको माइनस कर देना है नॉर्मल लॉस। 8000 यूनिट में से 2% का नॉर्मल लॉस माइनस करोगे 160, तो बचेगा 7840। इससे डिवाइड करोगे तो इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट आएगी 165.82। उसके बाद इन्वेंट्री की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन ने, उसमें तो कुछ नहीं करना, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 165.82। अब क्या करना है, जितनी यूनिट गोदाम में पड़ी हुई है उतनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। 300 यूनिट पड़ी हुई है गोदाम में, 7500 आई थी, 7200 की सेल हो गई तो बची 300 इंटू कॉस्ट पर यूनिट 165.82, इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कितना है। बच्चों आपने 8000 यूनिट माल खरीदा, उसमें से नॉर्मल लॉस है 2% यानी 160 यूनिट्स, 8000 का 2%, तो बचा क्या 7840 गुड यूनिट्स। लेकिन आपके गोदाम में आई केवल 7500, तो 7840 माइनस 7500, एबनॉर्मल लॉस हुआ 340 यूनिट्स का। और फिर वो पूछ रहे एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट भी बता दो, तो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स 340 की मल्टीप्लाई कर दो 165.82 कॉस्ट प्राइस पर यूनिट से, तो आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका परफेक्ट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, सेल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, और आपसे बहुत सारी चीजें मांग ली है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह वगैरह। जब इस प्रकार की केस स्टडी आए आपको कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना है जो आप 11th क्लास से बनाते हुए आ रहे हो। ये रहा इसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सिंपल, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर जीपी, फिर जीपी को P&L में कैरी फॉरवर्ड करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। इन फिगर्स को पुट करो, आंसर सारे तुम्हारे हाथ में। ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 50,000 kg 15 रुपए के दाम पर, ये हो गया 7.5 लाख। परचेजेस 2 बार करिए आपने, एक बार 1 लाख यूनिट इंटू 14.25 के रेट पर 1425, और एक बार 50,000 यूनिट 15.15 के रेट पर 757,500। टोटल परचेजेस हो गई 21,82,500। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं आपके क्वेश्चन में, सेल डायरेक्ट दे रखी थी 23,62,500। अब सुनिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे तो लिखा हुआ था 65,000 यूनिट्स, ये देखिए 65,000 kg।
अब आपको कैसे पता चले कि ये जो 65,000 केजी माल बचा हुआ है ये कौन से वाला है? ये वो 15 रुपए वाला माल है जो ओपनिंग स्टॉक था, ये वो 14.25 पे खरीदा हुआ माल है, या 15.15 पे खरीदा हुआ माल है? तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदा वो पहले बिका, जो लास्ट में खरीदा वो गोदाम में बचा होगा। तो 65,000 केजी में से जो लास्ट में खरीदा है बिल्कुल 50,000 केजी तो ये वाले बचे हुए होंगे, 50,000 इंटू 15.15, और 65,000 में से बची हुई 15,000 यूनिट कौन सी होंगी? इससे ऊपर वाले दाम पे 14.25। यानी फीफो मेथड अज्यूम किया जाता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है, और फीफो का मतलब जो लास्ट में आया है वो बचा होगा, जो पहले आया था वो बिक गया होगा। तो लास्ट में कौन सा आया? 50,000 ये और 15,000 इनमें से, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ही आ गया। और ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, उसे यहां ले जाना, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन ने दे रखे थे 62,500 माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन ने मांगा था सब मिल गया आपको। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल गई, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया, परचेज का अमाउंट मिल गया। सर एक चीज और मांगी थी क्वेश्चन ने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, या तो सेल्स में से जीपी माइनस कर दो, या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, तो भी वहीं तक पहुंच जाओगे, सेम आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट इज AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 75 लाख, मेटल इशूड, लेबर चार्जेस पेड, प्लांट हायर चार्जेस, अदर कॉस्ट, मेटल अनयूज्ड, आउटस्टैंडिंग लेबर चार्जेस, फर्दर कॉस्ट, बहुत सारी चीजें आपको दे रखी है, और इस केस स्टडी के बेस पर आपको कुछ आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट इनकर्ड सो फार। अब तक कितनी लागत लग चुकी है? सिंपल, 37.5 लाख का ये मटेरियल, 18 लाख की लेबर, 5 लाख के ये चार्जेस, 1 लाख के आउटस्टैंडिंग लेबर चार्जेस, भले आउटस्टैंडिंग हो या पेड हो, खर्चे में तो आएगा, और अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7.5 लाख में से ये 2 लाख माइनस करके 5,50,000, यानी 37.5 लाख, 18 लाख, 5 लाख, 5,50,000 और 1 लाख। टोटल आंसर है 67 लाख। सर 2 लाख क्यों माइनस कर दिया 750 में से? वो अनयूज्ड है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आंसर 67 लाख यानी कि बी। इसी केस स्टडी पे नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। कितना टोटल खर्चा लग जाएगा? भाई 67 लाख तो लग चुका है जो पहले क्वेश्चन में निकाला, और क्वेश्चन ने ये दे रखा था आपको फर्दर कॉस्ट जो और लगने वाला है वो कितना है? 1675। तो 67 प्लस 1675, फाइनल आंसर टोटल कितना खर्चा लगने वाला है? 8375। कितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया? ये तो बड़ा सिंपल है, 67 लाख जितनी कॉस्ट लग चुकी है डिवाइडेड बाय 83,75,000 जो टोटल कॉस्ट है इनटू 100। कॉस्ट प्रोपोर्शन मेथड लगा रहे हैं, 80% काम कंप्लीट हो चुका है, 80% काम इज कंप्लीट। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोविजन फॉर लॉस कितना बना करके चले। बच्चों तुम बताओ तुम्हें कितना लॉस दिख रहा है? देखो 75 लाख रुपया आने वाला है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 75 लाख, 67 लाख की कॉस्ट लग चुकी है, 1675 और लगने वाली है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 83,75,000। यानी प्यारे बच्चों आएगा 75, टोटल रेवेन्यू है 75 लाख और टोटल कॉस्ट है 8375। तो टोटल लॉस कितने का नजर आ रहा है? पहले तो ये बताओ, टोटल लॉस है सर जी 8,75,000, टोटल लॉस 875। इसमें से कितना लॉस करंट ईयर में बुक हो जाएगा वो हटा दो, बाकी क्या करोगे? प्रोविजन बनाओगे। जो लॉस करंट ईयर में बुक हो जाएगा उसका प्रोविजन थोड़ी बनता है, टोटल लॉस का प्रोविजन थोड़ी बनता है। टोटल लॉस तो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस, उसमें से जितना लॉस करंट ईयर के पीएनएल में चला जाएगा वो हटा दो, बचे हुए का प्रोविजन बनाओगे। तो हमें क्या ढूंढना है? अब करंट ईयर का लॉस कितना होगा हमें ये ढूंढना है। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, उसके लिए कुछ नहीं करना, करंट ईयर के रेवेन्यू में से करंट ईयर की कॉस्ट माइनस कर दो। टोटल रेवेन्यू 75 लाख है, करंट ईयर में 80% काम कंप्लीट हो गया है, तो करंट ईयर का रेवेन्यू हो गया 75 लाख इंटू 80% यानी कि 60 लाख, और करंट ईयर में कॉस्ट कितनी लग चुकी है? 67 लाख, तो करंट ईयर का लॉस हो गया 7 लाख। तो प्रोविजन बनेगा प्यारे बच्चों बचे हुए अमाउंट 175 का, तो हमारा आंसर हो गया 175 यानी सी। अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है करंट ईयर के लॉस में कितना जाएगा? 7 लाख। करेक्ट कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा डी 7 लाख। नेक्स्ट इज AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, एक सेल करी अप्रूवल बेसिस पे 5 लाख रुपए की, 5 महीने का टाइम दिया था कि पसंद आए तो रख लियो नहीं तो लौटा दियो। उसने 5 महीने पूरे हो गए, 80% के लिए तो हाँ कर दी, 20% के लिए ना हाँ करी ना करी, कुछ बताया नहीं और टाइम भी पूरा हो गया, तो उस 20% को भी सेल मानेंगे? यस। तो 5 लाख का पूरा 5 लाख रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11। 29 फरवरी को आपने $1 लाख की इंपोर्ट करी, जिस दिन एक्सचेंज रेट चल रहा था 54.6। 31 मार्च, साल का अंत आते आते एक्सचेंज रेट हो गया 55, और जब आपने पेमेंट करी है 30 जून को, उस दिन एक्सचेंज रेट है 55.5। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस दिन का एक्सचेंज डिफरेंस बताओ। 30 जून 2024 को पेमेंट करते वक्त कितना रुपया एक्स्ट्रा, कितना एक्सचेंज डिफरेंस में जाएगा?
$1,00,000 की पेमेंट कर रहे हो, हाँ, किस रेट पे? 55.5, और पिछला रेट क्या था? 55। तो 55.5 माइनस 55 यानी कि $1,00,000 इंटू 0.5 आपका 30 जून यानी पेमेंट वाली डेट का एक्सचेंज डिफरेंस है 50,000। सर हमने खरीदा तो 54.6 में था और चुका रहे 55.5, तो 55.5 में से 54.6 माइनस करो सर, तब एक्सचेंज डिफरेंस निकल के आएगा। अरे भाई 54.6 से लेकर 55 तक का जो रास्ता है वो तो 31 मार्च को ही तय हो गया होगा ना। 31 मार्च को बैलेंस शीट में इतना एक्सचेंज डिफरेंस तो आपने ऑलरेडी बुक कर दिया होगा। 54.6 से लेकर 55 यानी 40 पैसे, 0.4 का एक्सचेंज डिफरेंस ऑलरेडी बुक हो गया। अब उससे आगे जाना है आपको, बचे हुए 0.5 का बुक करना है 30 जून को। ओके सर, आपकी बात हमारी समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 2, मशीनरी खरीदी आपने 1 अक्टूबर 2023 को $1,00,000, 31 मार्च को P&L में कितना जाएगा? अगर 1 अक्टूबर 23 जिस दिन आपने $1,00,000 की मशीनरी खरीदी, एक्सचेंज रेट था 55 रुपए और आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 60 रुपए का, 7 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, द अमाउंट इज पेबल आफ्टर 7 मंथ। तो क्या होना है भाई? $1,00,000 पे 60 माइनस 55, 5 रुपए का नुकसान है भाई। एक्सचेंज रेट 55 चल रहा था, तुमने कॉन्ट्रैक्ट 60 में किया है, 5 रुपए का नुकसान हो गया। $1,00,000 इंटू 5, 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 7 मंथ्स, ये टोटल 7 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर महीने का कितना हो गया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 7, हर महीने का लॉस। आपको चाहिए 6 महीने का लॉस, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सर हमें 6 महीने का क्यों चाहिए? 1 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट किया था, 31 मार्च को क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे कि भी आज तक का बताओ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का लॉस हुआ ना। ठीक है, तो 1,00,000 इंटू 5, 5 लाख लॉस है पूरे 7 महीने का, तुम्हें चाहिए 6 महीने का, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6, काम खत्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोविंग कॉस्ट। केस स्टडी, 2,90,00,000 रुपए का आपने लोन लिया, जिसमें से 2,03,00,000 रुपए आपने मशीनरी परचेज में यूज कर दिए, 29 लाख एडवांस दे दिया एक सप्लायर को अदर एसेट्स खरीदने के लिए, और 58 लाख रुपया आपने रख लिया वर्किंग कैपिटल के लिए। टोटल इंटरेस्ट है 26,10,000। आपको एक एक करके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? सिंपल बच्चों, टोटल इंटरेस्ट 26,10,000 डिवाइडेड बाय टोटल लोन 2,90,00,000 इंटू 100, 9%, बिल्कुल सिंपल। कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा बच्चों? 2,90,00,000 के लोन में से प्लांट मशीनरी के लिए 2,03,00,000 यूज है, ये कैपिटलाइज होगा। बाकी का 29 लाख और 50 लाख जो आपने एडवांस दिया है अदर एसेट के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए, ये कैपिटलाइज नहीं होता। इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो P&L में जाएगा। तो 2,03,00,000 पे 9% यानी 18,27 तो कैपिटलाइज हो जाएगा, और बचा हुआ 29 लाख और 50 लाख पे 9% 7,83,000 P&L में चला जाएगा। काम खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और केस स्टडी है AS 16 के ऊपर। AS 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और केस स्टडी, लोन लिया 6 लाख रुपए का बिल्डिंग बनाने के लिए, स्पेसिफिक लोन लिया है बिल्डिंग के लिए 6 लाख रुपए। किस दिन? 1 जनवरी 23 को। क्या रेट है उस पर? 12%। साथ ही साथ 2 लोन और चल रहे हैं आपके ऊपर नॉन स्पेसिफिक, जो किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। ऐसे 2 लोन और हैं आपके ऊपर, एक 12 लाख का, एक 22 लाख का, 11% और 3% के रेट पर। बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा हुआ वो जनवरी 23 में 6 लाख, अप्रैल 23 में 7 लाख, जुलाई 23 में 11 लाख, दिसंबर में 3 लाख। 31 दिसंबर को बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। एक एक करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना लोगे कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए? कैपिटलाइजेशन रेट किस पे निकालना होता है? नॉन स्पेसिफिक लोन पर। स्पेसिफिक लोन का रेट तो साफ साफ है 12%, वही वाला 12% ही लेंगे। जो नॉन स्पेसिफिक लोन है, जो बिल्डिंग के लिए नहीं है, किसी भी काम में यूज हो सकता था पैसा, पर हमने किया बिल्डिंग के लिए, उसे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन। उसका निकलता है कैपिटलाइजेशन रेट। उसके लिए कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला होता है टोटल इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरोविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल जनरल बोरोविंग्स इनटू 100। तो सबसे पहले न्यूमरेटर ढूंढना है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जनरल बोरोविंग्स पे। तो देख लो भाई, 12 लाख पे 11% प्लस 22 लाख पे 13%, 4,18,000 डिवाइडेड बाय टोटल लोन कितना हो गया? 12 और 22 34 लाख। तो हमारा कैपिटलाइजेशन का रेट कितना हो जाएगा? 4,18,000 डिवाइडेड बाय 34 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 12.29%। याद रखिएगा, ये भी एक एमसीक्यू हमारी के स्टडी में तो नहीं है, पर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 12.29%। उसके बाद एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, ये क्या है सर? जो खर्चे दे रखे थे आपको 6 लाख का, 7 लाख का, 11 लाख का, 3 लाख का, जब जितने खर्चा हुआ उतने को प्रोपोर्शनेट कर दो। जनवरी वाला 12 महीने के लिए, अप्रैल वाला 9 महीने के लिए, उसके बाद वाला 6 महीने के लिए, दिसंबर वाला केवल 1 महीने के लिए। जहां तक बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है वहां तक मंथ काउंट करके प्रोपोर्शनेट कर दो, तो एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस आ जाएगा 17 लाख रुपए।
कितना इंटरेस्ट कॉस्ट जनरल बोरोविंग का कैपिटलाइज करके चलेंगे, जनरल बोरोविंग का। तो भाई आप देखो टोटल खर्चा कितने लाख का हुआ, 17 लाख रुपए का। अभी निकाला ना हमने, टोटल खर्चा कितने का हुआ, 17 लाख रुपए का। ये हमने निकाला एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। इसमें से स्पेसिफिक लोन कितना है, 6 लाख रुपए जो बिल्डिंग के लिए था 12% के रेट पर, तो इसका लोन कितना होगा 72। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन कह रहा है बचे हुए 11 लाख पे, बचे हुए 11 लाख पे कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, तो उस पे तो वो वाला रेट लगा दोगे जो अभी एवरेज रेट निकाला 12.29, तो 11 लाख इंटू 12.29 ये आ जाएगा आपका 135,235। माफी चाहूंगा थोड़ा सा ये आज हमारा पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कीजिए, मैं क्लैरिटी के साथ बोल करके जरूर चल रहा हूं। 17 लाख में से 6 लाख स्पेसिफिक लोन है, 11 लाख जनरल लोन है, 11 लाख पे लगेगा जनरल वाला रेट 12.29। इसका आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन, ये आ गया 135,235। अगर क्वेश्चन पूछे स्पेसिफिक का इंटरेस्ट बताओ, वो तो सिंपल है 72। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल अमाउंट कितना कैपिटलाइज होगा, ये बताओ टोटल कितना कैपिटलाइज होगा। तो सर जी टोटल कैपिटलाइजेशन के लिए क्या क्या लग चुका है, 6 और 7 13 और 11 24 और 3 27 लाख रुपए तो लग ही चुके हैं जेब से। 27 लाख का तो मूल का खर्चा है, प्लस ब्याज जो कैपिटलाइज होगा वो कौन सा है भाई, इसके वाला 135,235 और स्पेसिफिक लोन वाला 72। फाइनल आंसर 2907,234। A17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। बच्चों आपको बहुत सारा डाटा दे रखा है 4 सेगमेंट के बारे में, A, B, C और D, और आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं, कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है, कौन से नॉन रिपोर्टेबल है, मिनिमम कितना एक्सटर्नल रेवेन्यू रिक्वायर्ड है, और अगर किसी नॉन रिपोर्टेबल को भी रिपोर्टेबल बनाना है तो बताइए। पूरा A17 इसी MCQ में रिवाइज हो जाएगा। इतना तगड़ा MCQ, इतनी तगड़ी केस स्टडी है, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही रिवाइज हो जाएगा। पसंद आ रही है चीजें, आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाओ, आई बटन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फायदा उठाओ, और बहुत सारी चीज हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। बच्चों कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन सा रिपोर्टेबल नहीं है, इसके लिए 3 टेस्ट होते हैं हमारे पास, एसेट टेस्ट, सेल टेस्ट और प्रॉफिट टेस्ट। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, सेल का टोटल कर लो, ए और बी और सी और डी की सारी एक्सटर्नल इंटरनल सबका टोटल कर लो 7650। इसका 10% कितना होता है 765। अगर किसी भी सेगमेंट की टोटल सेल एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मिलाकर के 765 या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल है, अदरवाइज नॉन रिपोर्टेबल। तो ए की हो गई रिपोर्टेबल, डी भी हो गया रिपोर्टेबल, बी की 2 लाख और 0 मात्र 2 लाख, सी की 1.5 लाख और 0 मात्र 1.5 लाख। 765 से कम है, बी और सी रिपोर्टेबल नहीं बनेंगे, ए और डी बनेंगे। अगला टेस्ट, बी और सी यहां नहीं फंसे, अगले टेस्ट में फंसाने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या करता है, सारे एसेट्स का टोटल कर लो 45 लाख, उसका 10% 4.5 लाख। अगर किसी के भी एसेट किसी भी सेगमेंट के 4.5 लाख के उससे ज्यादा है तो रिपोर्टेबल, अदरवाइज नॉन रिपोर्टेबल। तो ए और बी रिपोर्टेबल बन जाएंगे। तो भाई बी फंस गया यहाँ पे, ए और डी पहले ही फंस गए थे, ए के साथ बी फंस गया, यहाँ पे अभी सी रहता है। तो प्रॉफिट टेस्ट में करके देखते हैं सी फंसता है कि नहीं। टोटल प्रॉफिट कर लो, कितना आया 15 लाख, 10% कितना हुआ 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज्यादा किसका है, ए और डी का, तो यहां भी ए और डी, यानी सी नहीं फंसा कहीं भी। तो पहला आंसर हुआ ए, बी और डी, ये बनेंगे रिपोर्टेबल। दूसरा क्वेश्चन, नॉन रिपोर्टेबल कौन सा है, सी। लेकिन इतनी जल्दी आंसर मत देना, इससे पहले कि आप सी को नॉन रिपोर्टेबल बनाओ प्यारे बच्चों, 3 तरीके और है सी को फंसाने के। अगर सी लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था तो करंट ईयर में भी रिपोर्टेबल बनेगा, अगर टेस्ट में नहीं फंसा तब भी। मैनेजमेंट कह दे कि नहीं हमें सी को जबरदस्ती रिपोर्टेबल बनाना है तो, लेकिन ये दोनों ही बातें इस क्वेश्चन में नहीं थी तो सी रिपोर्टेबल नहीं बनेगा। एक आखिरी तरीका सी को रिपोर्टेबल बनाने का, आप देखो कितनी एक्सटर्नल सेल जो है उसकी 75% रिपोर्टेबल सेगमेंट में आई है या नहीं। एक्सटर्नल सेल का टोटल करो, 48 50 और 1.5, 50 और 4 54, 54 लाख का 75% निकालो 40 50, और चेक करो जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बन गए हैं ए, बी और डी, उन तीनों की जो एक्सटर्नल सेल है वो 40 50 या उससे ज्यादा है कि नहीं। वो 40 50 से ज्यादा होनी चाहिए। सर अकेले एक ही 48 50 है तो ये शर्त भी पूरी हो गई, सी को हम यहां भी नहीं फंसा पाएंगे, सी को हम यहां भी नहीं फंसा पाएंगे, सी इज स्टिल नॉट रिपोर्टेबल। और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा था कि आपको मिनिमम कितना एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट हो जाना चाहिए, 75% जो भी निकाला 40,50,000। और अगला क्वेश्चन था किसी नॉन रिपोर्टेबल को जबरदस्ती रिपोर्टेबल बनाया गया क्या, नहीं बना पाए हम सी को, तो अगले का आंसर हो जाएगा नो। अगला AS 19 है, यह आपका होमवर्क है। और पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं जिसके अंदर हम बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक्सपेक्टेड MCQs करा देंगे 20, 29, 22, 16, 18, 13, 4 कैश फ्लो, बायबैक और ये सब, तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वो भी बना करके चलेंगे फटाफट से। कल ही मिल जाएगा आपको, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। एक्सपेक्टेड MCQs है, दोस्तों में शेयर कीजिए इसकी PDF, नीचे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।